तो वेलकम टू मैथ्स स्टूडेंट्स। मैथ्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने अभी एवोल्यूशन एंड बिहेवियर चैप्टर शुरू किया था और पिछली क्लास में हमने उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए थे। तो आज भी हम वही करेंगे। हम पिछले क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं इसके लिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसके पहले अगर आपको पता हो, हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि कन्वर्जेंट और एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दो तरीके की जो है वो एवोल्यूशंस होती हैं। सबसे पहले तो जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, इसका मतलब है कि पीछे से ऐसे कुछ आया अलग अलग डिफरेंट और आगे आके कन्वर्ज हो गया। ऐसा दिखता है ना हमें कि आगे आके कन्वर्ज हो गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स आने जो पीछे से जो है बेसिक डेवलपमेंट या बेसिक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर है या डेवलपमेंट है, ये क्या है, डिफरेंट, लेकिन आगे सेम हैबिटेट होने के कारण, सेम हैबिटेट सेम कंडीशंस कह लो जिसमें वो रह रहे हैं, सेम लिविंग होने के कारण उनका फंक्शन जो है वो सिमिलर हो गया। फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, सिमिलर हो गया, कन्वर्ज कर गए वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन से आए और आगे आके उनका सेम हो गया, मतलब फंक्शन सेम हो जाना, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट और एवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्ज कर गया, इसको ना एनालोगस भी कहते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स आते हैं इनमें जिनका फंक्शन सेम। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन्स। तो बेटा देखो, विंग्स ऑफ हॉक्स मोथ और विंग ऑफ हॉक्स पहली एग्जांपल है जो ऑप्शन है। दूसरा है टीथ ऑफ डोमेस्टिक डॉग एंड टीथ ऑफ वुल्फ। उसके बाद आता है विंग्स ऑफ जियोस्पीजा मैग्नोरिटिस एंड जियोस्पीजा फॉर्टिस या नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन ए है, दिस इज द राइट आंसर। विंग ऑफ हॉक्समोथ एंड विंग्स ऑफ, ये जो है बोथ जो है विंग्स, ये किसके लिए इवॉल्व हुए थे, ये इवॉल्व हुए थे फ्लाइट के लिए, मतलब फ्लाई करने के लिए। ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपने दूसरी कोई ऑप्शन देखनी है, टीथ आप कहोगे वुल्फ के और डॉग के, जो डॉग के टीथ हैं बेटा या टीथ हैं वुल्फ के, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जिनका कॉमन एंसेस्टर होता है। ये जो है ना, ये सेम फंक्शन ही इनका करते, डिफरेंट रोल्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक डॉग हो गया या वुल्फ हो गया, ये रिलेटेड, ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, ये क्लोजली रिलेटेड। तो ये डाइवर्जेंट की एग्जांपल है। उसी तरह विंग्स जो हैं, ये भी विंग्स ऑफ जियोस्पेजा मैग्नेटोरिस और जियोस्पेजा फॉर्टिस, तो ये क्या स्पीशीज सेम है, जीनस सेम है, बस स्पीशीज ही डिफरेंट है। तो ये भी क्लोजली रिलेटेड, जिनका कॉमन डिसेंट हो, पीछे से कॉमन डिसेंट है, आगे आके इनके रोल्स जो है ना, लेकिन वो ये जो है पूरी तरह से कन्वर्जेंट नहीं शो करती, थोड़ा सा ये कॉमन डिसेंट्री जो है पीछे से डाइवर्जेंट का भी रूप देती हैं, इसीलिए ये कंप्लीटली कन्वर्जेंट नहीं है। इसलिए इनके इनमें से जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है ए, विंग्स ऑफ होक मोथ्स एंड विंग ऑफ होक मोथ और होक, ये दोनों डिफरेंट, टोटली डिफरेंट लाइंस हैं जो आगे विंग्स डेवलप किए और फ्लाई में दोनों हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है किसके द्वारा लिखा गया था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है किसके, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। तो ये बहुत ही कॉमन है बेटा, और इसमें पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है ना, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, 1859 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, तो ये जो है बताता है कि कैसे जो जनरेशन्स हैं वो टाइम टू टाइम, जो आगे की जनरेशन आएगी, आगे के हम भी जैसे करते हैं, आजकल के बच्चे आ रहे हैं, उसके आगे और आएंगे, हमसे हमसे वो कितना इवॉल्व हो चुके हैं, है ना। हम स्मार्टफोन अपने टाइम पे व्हेन वी वर यंगर, तो इतना स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, हम इतना नहीं उसको इजीली अडेप्ट कर पाते थे, चला पाते थे या चलाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे कितना इजीली स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स पे, छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट, तो ये इवोल्यूशन ही है, इवॉल्व हो रही है जनरेशन ओवर जनरेशन। तो इसने यही बताया कि जनरेशन ओवर जनरेशन कैसे जो है इवॉल्व हो रहे हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ कंसेप्ट कौन सा आता है, नेचुरल सिलेक्शन, ये कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है बेटा। उसके बाद अब आता है, व्हेन डिड डायनासोर्स डाई ऑफ। डायनासोर्स जो हैं वो कब उनकी मृत्यु हुई थी, कब खत्म हुए थे वो। ठीक है बेटा, तो डायनासोर्स जो डाई ऑफ किए बेटा, वो हमारे पास पहली ऑप्शन है 105.1 मिलियन ईयर्स अगो, सेकेंड है 65.5
5 मिलियन ईयर्स अगो, थर्ड है 75.5 मिलियन ईयर्स अगो, एंड नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका जो आंसर है ना बेटा, कि डायनासोर जो है वो कब एक्सटिंक्ट हुए थे, तो ये बेटा हुए थे 66 मिलियन ईयर्स अगो अराउंड। तो वो 65 ही आ गया, 66 65 के बीच में मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर जो है वो डाई ऑफ कर गए थे, ठीक है, मर गए थे। और ये यूजुअली क्या था, एट एंड ऑफ किस पीरियड का, क्रिटेशियस पीरियड। कौन सा पीरियड बच्चा, क्रिटेशियस पीरियड था, ठीक है, उसके दौरान इसका जो था एंड हो गया था, ठीक है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट एनालोगस टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है बेटा। कहते हैं इनमें से, निम्नलिखित में से हमने चार फीचर्स पढ़ने हैं, इनमें से किसमें जो है वो एनालोगस नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सेम फंक्शन, सेम वैसा सिमिलर करेक्टर नहीं शो करा रही, सेम फीचर्स, सिमिलैरिटी जैसे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन की है। मतलब दोनों में पहला पॉइंट जो है ना बेटा, नेचुरल सिलेक्शन जो है उसको पिकिंग कहते हैं, इज ड्यू टू द फिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है उसका वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, उसके अकाउंट पिकिंग होती है। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या है कि ब्रीडर पिक करता है ऑर्गेनिज्म को, तो क्या ये इसमें एनालोगस नहीं है वो। दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन, आर्टिफिशियल डज नॉट। उन्होंने बोला कि इनमें से हमने यही देखना है कि कौन सी सही बैठ रही है चीज, कौन सी नहीं बैठ रही। तो नेचुरल सिलेक्शन में वेरिएशंस आती हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में कोई प्रेजेंस नहीं होती वेरिएशंस की। थर्ड ऑप्शन आ गया, नेचुरल सिलेक्शन में जो है विद इन द पॉपुलेशन होती है, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं होती विद इन द पॉपुलेशन। देयर इज a limit to how much change can be brought about by जो है नेचुरल सिलेक्शन, एंड नो सच लिमिट। कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन में लिमिट होती है कि कितना चेंज जो है वो एक नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा आ सकता है, लिया लेके आया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी लिमिट जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में नहीं है। ऐसी कोई भी लिमिट जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में नहीं है, ये क्वेश्चन का मतलब था। तो इसमें से बेटा पहले ही जो ऑप्शन है कि यस, उसमें ब्रीडर चूज करता है उसमें, लेकिन नेचर चूज करती है तो पिकिंग ही हो रही है ना, तो ये तो दोनों ठीक है। ये उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन जो है ये भी ठीक है कि वो वेरिएशंस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल में वेरिएशंस नहीं आती, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में, ह्यूमन इंटरफेरेंस के अंदर होता है, ठीक है। दोनों ही डिपेंड करती हैं, ठीक है, लेकिन ऑफन जो है नेचुरल सिलेक्शन ज्यादा वेरिएशंस पे डिपेंड करती है जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में होते हैं उस पे। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन जो है विद इन द पॉपुलेशन बेटा, सी ऑप्शन जो है वो अकर करती है, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन डज नॉट। ये जो ऑप्शन है ये एनालॉगस नहीं है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग एनालॉगस नहीं है नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल की, ये सही टर्म नहीं है, इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों ही जो है वो विद इन द पॉपुलेशन अकर करेंगी ना। ये थोड़ी आर्टिफिशियल कहाँ जाएगी, क्या एक पॉपुलेशन की दूसरी की पॉपुलेशन के बीच में जाएगी, नहीं बेटा, एक ही पॉपुलेशन के विद इन ही होगी ना, सिलेक्शन तो अपने में होती है ना। तो जो रोंग आंसर है इसमें वो है सी। आगे ये भी ठीक है कि नेचुरल सिलेक्शन में लिमिट होती है थोड़ी, और उसमें कोई आर्टिफिशियल में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन, ठीक है बेटा। इसके बीच में कहते हैं क्या डिफरेंस है। तो पहली हमें जो ऑप्शन दी गई है बेटा वो ये है कि सेक्सुअल सिलेक्शन अकर्स ड्यूरिंग सेक्स, ओके। सेकंड ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। उसके बाद सी है सेक्सुअल सिलेक्शन इज ए टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फोर्थ है सेक्सुअल सिलेक्शन अकर्स विद इन डीम्स मदर पॉपुलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट। इनमें से मेन डिफरेंस जो है बेटा वो ये है कि सेक्सुअल सिलेक्शन जो है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल का ही एक आगे हिस्सा है, टाइप है सेक्सुअल सिलेक्शन, ठीक है बेटा। दूसरे पहले एक और बात आती है, नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है ओवरऑल अपना, नेचुरल में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है और रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है, इंप्रूव होता है नेचुरल में, ठीक है, सर्वाइवल भी और रिप्रोडक्शन भी, ठीक है। सेक्सुअल सिलेक्शन एक मोड ऑफ है, एक नेचुरल का ही एक तरीका है जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो आउट रिप्रोड्यूस कर देते हैं, आउट रिप्रोड्यूस अदर्स। सेक्सुअल सिलेक्शन एक तरह की होती है कि मतलब सिलेक्शन हो रही है सेक्स के बेस पे, जितनी ज्यादा वो सेक्सुअल करेक्टर करेंगे, रिप्रोडक्शन मतलब करेंगे, उतनी ज्यादा वो प्रोड्यूस होंगे। तो समटाइम्स मतलब जो जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा दूसरे से ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगा, आउट रिप्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, अदर्स को। तो जिसके कारण वो क्या होगा, वो बेटर होगा, जो उसको क्या बनाएगा, बेटर एट
सिक्योरिंग मेट्स, ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो बेटा ये ऑप्शन है कि सेक्सुअल जो है वो हिस्सा है नेचुरल का, ठीक है। अब हमने करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मोनोफाइलेटिक टैक्सोन, ठीक है बेटा। मोनोफाइलेटिक टैक्सोन, मोनो मीन्स वन, फाइल मतलब वही की डिसेंडेंट्स हो गए। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म और उसकी सारी स्पीशीज एक ही डिसेंडेंट, पूर्वज से, एक ही एंसेस्टर से, एक ही लाइन से आएंगे, पीछे से डिसेंडेंट उनका कॉमन है, उसे हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक। मोनो मीन्स वन, वन डिसेंट है जिनका सेम है, कॉमन, ठीक है। तो बेटा ऑब्वियसली अब इनमें से जो नहीं है, तो पहला देखो फिश स्पीशीज, जितनी भी पहली पहली फर्स्ट की स्पीशीज थी, और बाकी लिविंग, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म लुक लाइक फिशेस, बाकी एक पहली फिश की और दूसरे जो और जितने भी हैं फिश की जरिए जो नजर आते हैं वो सारे। दूसरा द मैमल, फर्स्ट मैमल और उसके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, फर्स्ट बर्ड और जितने भी डिसेंडेंट। तो हमने यही तो कहा कि मोनोफाइलेटिक क्या होता है, स्पीशीज और उसके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो एक में आए, ठीक है। इंक्लूड एक एक स्पीशी, मोनोफाइलेटिक में क्या होता है, स्पीशीज और उसके सारे डिसेंडेंट्स आते हैं। तो ये तो ठीक है, स्पीशीज और उसके डिसेंडेंट, स्पीशीज और उसके डिसेंडेंट्स। ये क्या आ गया कि स्पीशीज पहली और बाकी सारे जितने जो उसकी तरह नजर आते हैं। नो, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि मोनोफाइलेटिक का मतलब है स्पीशीज एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स, जो हैं इनमें से किंगडम कौन से हैं और कौन से नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा अगर हम देखें तो मोनेरा किंगडम भी है, प्रोटिस्टा भी है और एनिमिलिया भी है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया तीनों ही जो हैं वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तीनों ही किंगडम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following features is most commonly associated with the evolutionary origin of prokaryotes। तो बेटा सबसे पहले कहता हमने एवोल्यूशन में प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स के एवोल्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ना है कि प्रोकैरियोट्स अब कहाँ से बने, इसके उसका जो सबसे है हमें ये ना पता होना चाहिए। पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ लीनियर डीएनए, लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। अगर हमें पता हो बेटा पहले तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस, तो बेटा इसमें ना ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। उसकी जगह यहाँ पे है ट्रू न्यूक्लियस, इसकी जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ये तो एब्सेंट है, ये नहीं प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा, कोई कहेगा तो, न्यूक्लियोइड मतलब सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम ऐसे बस राउंड ऑफ होके सर्कुलर फॉर्म में बस ऐसे होता है, एक्सटेंडेड, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसके न्यूक्लियस क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल और मेम्ब्रेन, ये जो है इनमें बाहर वाली ये नहीं होती, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बेटा वो कोई भी नहीं होती इनमें। दूसरा एक और चीज, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं और ये जो यूकैरियोट्स हैं, इनके में फर्क, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। लेकिन इधर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो है बेटा वो प्रेजेंट है, इधर क्या है वो प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। ये भी आगे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हो गया। उसके बाद आता है बेटा कि जो इट मीन्स जो मेम्ब्रेन लेस मतलब राइबोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, इधर भी और इधर भी, दोनों में ही प्रेजेंट है। अब इस बेस पे अगर देखना हो तो सबसे जो कॉमन जो दिख रहा है जो आंसर हो सकता है बेटा वो तो यही हुआ ना कि कॉमनली कौन सा फीचर एसोसिएटेड है प्रोकैरियोट्स के साथ, इनके ओरिजिन के साथ, तो लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, कि ना ही न्यूक्लियस है ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है, तो यही है जो राइट ऑप्शन है, ठीक है बेटा, यही है राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अब आता है द फर्स्ट प्रोकैरियोट्स लाइकली इवॉल्व इन द इन्वायरमेंट दैट वाज, पहले जो सबसे पहले जो बिगिनर्स थे प्रोकैरियोट्स वो कैसे इन्वायरमेंट में हुए थे। तो अगर आपको याद हो पिछली क्लास में भी आपको बताया, बार बार बोला, जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था ना, जो प्रिमिटिव कंडीशंस थी ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट की, वो थी नो ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2 ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं एनॉक्सिक या एनॉक्सीजेनिक, ठीक है। तो ये हुआ ना लैकिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ना, ठीक है।
उसके बाद आता है द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स इज एविडेंस दैट। अब देखो बेटा, कहते हैं कि पहले पहले में प्रोकैरियोट्स में भी कहते राइबोसोमल आरएनए का होना क्या एविडेंस देता है। पहला ऑप्शन, ऑल लाइफ ऑन अर्थ शेयर्स अ कॉमन एंसेस्ट्री। दूसरा ऑप्शन, दे इवॉल्व आफ्टर यूक्रियोट्स। तीसरा ऑप्शन, प्रोकैरियोट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। और फोर्थ है बेटा, दे हैव अ कॉमन ओरिजिन विद माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा द प्रेजेंस ऑफ इसका जो है ना आंसर बेटा, इसका राइट आंसर है कि जितनी भी लाइफ अर्थ में है वो कॉमन एंसेस्ट्री शो करती है। ये इसका बेटर आंसर है। आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का प्रोकैरियोट्स में होना इस बात का एविडेंस है कि जितनी भी लाइफ है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, जितनी भी लाइफ है बेटा, वो एक कॉमन एंसेस्ट्री शो करती है, शेयर करती है। वो कैसे? क्योंकि बेटा आरआरएनए है ना, जो आरआरएनए जो है फाउंड किया जाता है, इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें जो है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है वो पाया जाता है। और बेटा ये क्या है, इसका फंडामेंटल रोल क्या है बेटा? फंडामेंटल जो रोल है वो हमें पता, आरआरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में, हमें पता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, लेकिन वो किसकी बनी है? आरआरएनए की मिलके और प्रोटीन्स की मिलके। तो इसका क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल है, ठीक है। इसलिए इसीलिए इसको, आरआरएनए को हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया गया है, मतलब ईच एवोल्यूशन में, ईच एवोल्यूशन में, थ्रू आउट द एवोल्यूशन इसे क्या किया गया? कंजर्व किया गया, कंजर्व्ड है ये इन ईच एवोल्यूशन। ये क्या है? कंजर्व्ड है आरआरएनए, क्योंकि इसका मेन रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसलिए ये सभी में ही प्रेजेंट होता है। तो मतलब कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है कि जितनी भी लाइफ है अर्थ में वो एक कॉमन एंसेस्ट्री से अपियर हुई है, ठीक है बेटा। तो हमें ऐसे ना दिमाग लगा के क्वेश्चंस को करना है। समटाइम्स हमें जस्ट हिंट चाहिए होती है, और कई बार तो हमें सामने आंसर बस देख के ही पता चल जाता है। तो हमने अपनी बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एवोल्यूशनरी एडवांटेज दैट प्रोकैरियोट्स हैव ओवर यूकैरियोट्स। तो कहते हैं निम्नलिखित की चार ऑप्शंस हैं, इसमें से हमने चूज करनी है एक ऑप्शन जो हमें ये बताती है कि प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स के ऊपर एडवांटेज है, इसकी वो चीज एडवांटेज बताती है उसकी। पहली ऑप्शन है बेटा, पढ़ते हैं, फास्टर रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू बाइनरी फिजन। कि जैसे यूजली प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, वो बाइनरी फिजन करते हैं, एक से दो, फिर दो से वो आगे दो टूटेंगे, ऐसे करके तेजी तेजी से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और जितनी ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे, उतनी ज्यादा वेरिएशंस आएंगी। तो ये पॉइंट, या फिर अबिलिटी टू फॉर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये हो सकता है। यहाँ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकता है, या अबिलिटी टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज। तो इसमें जो ऑप्शन है बेटा ये है, क्योंकि जितनी ज्यादा रिप्रोडक्शन, उतना ज्यादा ये फैल रहे हैं और सरवाइव करेंगे ना स्पीशीज। स्पीड है प्रोकैरियोट्स की रिप्रोड्यूस करने की, और क्योंकि सिंपल सा इनका सिंपल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन बाय सिंपल प्रोसेस, सिंपल से प्रोसेस से रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। माइटोसिस में देन, बल्कि यूकैरियोट्स में माइटोसिस म्योसिस, इसमें सिंपली क्या, बॉडी का दो भागों में टूट जाना, दो और न्यू सेल्स में। तो पॉपुलेशन एक्सपर शॉर्ट टाइम में, कह देंगे हम शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा। तो ये इसको हेल्प करता है। दूसरा, अडेप्ट करने में फिर हेल्प करता है उसको, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस इतनी क्विकली करते हैं, तो म्यूटेशंस भी आ जाएंगी, रिप्रोड्यूस करेंगे क्विकली, जिसके कारण वो क्या करेंगे, म्यूटेशंस रैपिडली स्प्रेड करेंगी, और वो उनको अडेप्टेशन में हेल्प करती है, अडेप्ट करती है ना उनको, बेटर अडेप्टेशन देगी, ज्यादा से ज्यादा अडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। तो ये ऑप्शन इज द बेटर। उसके बाद है द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सजेस्ट, द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सजेस्ट दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो एंडोबायोटिक सिम्बायोटिक जो थ्योरी थी ना बेटा, ये एक ये थी कि ऐसा ना माना जाता है कि जो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसी जो सेमी सिंथेटिक जो मतलब कि सेमी ऑटोनॉमस जो ऑर्गेनेलीज हैं, वो इवॉल्व हुई हैं प्रोकैरियोट से ही, कि प्रोकैरियोट सेल्स ही थे, जैसे साइनोबैक्टीरिया बन गया और माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ ऐसा, वही आगे यूक्रियोट में इवॉल्व होके उन्होंने क्या बन दिया, वो एक ऑर्गेनेली में कन्वर्ट हो गए, ऐसे सेमी एंडोसिम्बायोटिक। एंडो मीन्स इनसाइड, सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअली बेनिफिटेड रिलेशनशिप में रहना। तो ये क्या सजेस्ट करती है? अब चार ऑप्शंस में से हम पढ़ते हैं। पहली ऑप्शन जो है, formed after the emergence of eukaryotic, evolved from multicellular,
आर द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स केम फ्रॉम द वायरसेस दैट इन्फेक्ट। पहला है कि क्या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक के बाद बने हैं, यूकैरियोटिक पहले आए फिर वो आए। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स बने हैं? यार ये बिल्कुल सिंपलर अगर लेवल के होते तो मल्टीसेलुलर से कैसे बन पाएंगे ये? सीधा ही गलत। और पहले बिल्कुल सिंपल वाले प्रोकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक के बाद आएंगे या पहले आएंगे? ये भी गलत। डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं यूकैरियोटिक के, या कि हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक इन्हीं से बने हैं, पहले प्रोकैरियोटिक बने इन्हीं से आके इवॉल्व होकर यूकैरियोटिक बने, तो ये एंसेस्टर्स हैं उनके डायरेक्ट, ये बिल्कुल सही है। केम फ्रॉम वायरसेस दैट इनफेक्ट यूकैरियोटिक सेल्स, नो। क्यों? क्योंकि बेटा ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, से माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये इवॉल्व हुए हैं, ये किससे इवॉल्व हुए हैं? इवॉल्व फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही ये बने हैं। ठीक है बेटा, ये आगे बात समझ। ओके। उसके बाद जो है बेटा, एक मिनट बेटा, उसके बाद हम करते हैं, तो बेटा उसके बाद क्या होता है कि द एंडो, इसमें हमें इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सजेस्ट दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो इसके आगे अब हम चलते हैं ऑप्शन 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक फीचर्स सपोर्ट्स द आइडिया द दैट दे वर प्रिकर्सर्स टू यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, कौन सा कहते हैं नीचे हम अब पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो हमें ये आइडिया देता है, इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि प्रोकैरियोटिक्स जो हैं, प्रोकैरियोटिक जो हैं वो क्या थे? यूकैरियोटिक के ही प्रिकर्सर्स थे, मतलब शुरुआत प्रोकैरियोटिक से हुई थी और वही आगे इवॉल्व होकर यूकैरियोटिक बने। फिर से उसी लाइन पे आ गया क्वेश्चन। तो ठीक है, तो बेटा इसमें ये है, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि अ, तो प्रोकैरियोटिक्स में जैसे क्या था? प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो बेटा ये जो है ना, एक तरह का अगर मैं कहूँ, ये जो है ये तीन, तो ये तो एक तरह की आ गया यूकैरियोटिक के फीचर्स। हमने ये बताना है जो डिफरेंट लग रहा है कि प्रोकैरियोटिक के साइट में, तो प्रोकैरियोटिक के सिमिलैरिटी तो ये बता रहा है ना। ठीक है, कौन सा ऐसा आइडिया, क्योंकि सर्कुलर डीएनए का होना और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस का ना होना, ये जो है सपोर्ट करता है इस आइडिया को कि जो प्रोकैरियोटिक थे वो प्रिकर्सर्स थे यूकैरियोटिक के। क्योंकि अगर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हैं जो मानी जाती हैं कि प्रोकैरियोट से बनी है, उनमें भी बेटा अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स की तरह। और 70s राइबोसोम्स होते हैं जो कि किसकी तरह होते हैं? प्रोकैरियोट्स की तरह। तो इसलिए सर्कुलर डीएनए और मेम्ब्रेन मोड ऑर्गेनेली का ना होना ही ये आइडिया को सपोर्ट करता है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो क्या है? प्रिकर्सर्स थे यूकैरियोटिक के। ठीक है, उसके बाद आता है द प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है, ऑफ अर्ली यू प्रोकैरियोट्स लाइकली इंक्लूडेड। तो बेटा हमें पता है कि पहले जो एटमॉस्फेयर था, मैंने पहले इसको अगर नहीं भी पढ़ना हो तो जो पहले कहते अर्ली प्रोकैरियोट्स थे वो कैसा मेटाबॉलिक पाथवे शो करते थे? मेटाबॉलिक पाथवेज में ऑब्वियसली कि किस तरह की रेस्पिरेशन होगी, फिर उससे आगे क्रेब साइकिल वगैरह जो भी उसमें जो एटीपी बनने का प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे होता था, मतलब फूड ब्रेकडाउन कैसे होता था। तो बेटा हमें पता है अर्ली प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर मतलब नो ऑक्सीजन, मतलब कि एनारोबिक कंडीशन में। हमने ये रेस्पिरेशन सुनी है ना, एनारोबिक मतलब बिना, लैक ऑफ ऑक्सीजन के। तो ये ऑप्शन फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ये हुआ क्योंकि अर्ली एटमॉस्फेयर जो था वो बिना ऑक्सीजन के था, तो एनारोबिक, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वो लाइफ फॉर्म्स उन पाथवेज पे डिपेंड करेंगी जो बिना ऑक्सीजन के यूज होते हैं, तो मतलब एनारोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस पे। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन है विच ऑफ निम्नलिखित में से किस किस पे जो हम कहेंगे फीचर पे डिपेंड करती है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो पहली ऑप्शन इसमें जो है वो है म्यूटेशन, दूसरी है जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन, तीसरी है द एनवायरमेंट अलोन, और एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। यूजुअली ना एक तो जिसमें ना वो बता देते हैं ना बिल्कुल ही एक्सक्लूसिवली कि एक ही ऑप्शन पे अलोन, नहीं, इस पे अलोन एनवायरमेंट पे क्यों?
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अलावा वो ह्यूमन के जो अपने फैक्टर्स हैं, जो एक दूसरे के इंटर रिलेशन के फैक्टर्स हैं, जो पॉपुलेशन के फैक्टर्स हैं, उन पे भी तो करेगी। तो मेनली बेटा जो नेचुरल सिलेक्शन है कि कितना टाइम के साथ पॉपुलेशन में कितनी वेरिएशंस आएंगी और उससे बेटर जो बनेगा, जितना अडेप्टिव बनेगा, वही सेलेक्ट किया जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा, सबसे अडेप्टेड होगा, उसी को करेंगे ना। तो ये ऑप्शन थे। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन रिजल्ट्स इन, अब कहते स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किस में रिजल्ट करती है। तो बेटा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो स्टेबिलिटी की ओर जाए, मतलब ज्यादा चेंजेस ना आए जिसमें, जो स्टेबल रहे, ठीक है, जो स्टेबल रहे इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, टाइम टू टाइम जो वो सिलेक्शन हो जिसमें स्टेबिलिटी आए। तो सबसे पहला जो है बेटा इसका जो है, सबसे पहला पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, क्या इसमें आता है, या इंक्रीज्ड जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, या आएगा द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स एट बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ अ फिनोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आएगा बेटा कि अ पॉपुलेशन विद a population with a narrow range of phenotypes, a narrow range of phenotypes around an average value, ठीक है। तो बेटा देखो स्टेबल फॉर्म आ रही है, स्टेबलाइजेशन जो है ना वो किसकी तरफ लेके जाती है कि एक लगभग ज्यादा एक्सट्रीम्स ना, स्टेबल का मतलब ज्यादा चेंजेस ना आए। अगर नॉर्मल भाषा में भी अगर हमें ये आंसर नहीं देने आता, तो हम कैसे क्वेश्चन को निकालना सीखते हैं। स्टेबल जो है बेटा, स्टेबल मतलब कांस्टेंट या अराउंड टू कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट नहीं, अगर मतलब कि लेस और नो वेरिएशन और चेंज, है ना बेटा, ठीक है। वेरिएशंस कम आएंगी तो ये स्टेबिलिटी लेके आ रहा है ना, मतलब नो एक्सट्रीम्स, ज्यादा ही बड़ा इस एंड पे, ज्यादा ही बड़ा नो, एक तरह से कॉन्स्टेंटली। तो ये देखो नई स्पीशीज का बनना नो, इंक्रीज्ड जेनेटिक बड़ी ज्यादा बढ़ेगी नो भाई, सिलेक्शन एट बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ फिनोटाइप ना, एक्सट्रीम्स पे तो हमने लेने ही नहीं है। तो बचा क्या, पॉपुलेशन विद नैरो रेंज आई है ना फिनोटाइप्स की, फिनोटाइप्स की ज्यादा डिफरेंट की रेंज नहीं आई, अराउंड एवरेज वैल्यू के अराउंड ही रेंज आई है। मान लो पहले अगर 5 थी वैल्यू, तो उसी के अराउंड लाइक 6.5 तक ज्यादा, नैरो रेंज आई, एक 5 to 7 के बीच में आ गई, ऐसे ज्यादा नहीं चेंजेस आए। तो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन उसे कहते हैं, ठीक है, सिलेक्शन। उसके बाद आता है व्हाट इज ए की पीस ऑफ एविडेंस दैट सजेस्ट क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया। तो कैसे, साइनोबैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, तो इनडायरेक्टली वही पूछ रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्लोरोप्लास्ट है, जो जो कि यूकैरियोट्स में है, वो कैसे कौन सा की फीचर है जो एविडेंस है बताता है कि ये हो सकता है, उससे इवॉल्व हुआ है। तो पहले क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिंथेसाइज कर सकता है एटीपी फ्रॉम सनलाइट। अगला है क्लोरोप्लास्ट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें सर्कुलर डीएनए है सिमिलर टू साइनोबैक्टीरिया, या फिर क्लोरोप्लास्ट हैव राइबोसोम्स दैट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा अगर ये नहीं भी आता ना तो आप एक बात समझते, यहाँ क्लोरोप्लास्ट की साइनोबैक्टीरिया के रिलेटेड बात हो रही है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के। ये तो है ही नहीं कि वो सनलाइट के बिना, माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेशन में क्यों कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेशन में क्यों कह रहे हैं, हमने तो वो चूज करना है जिसमें साइनोबैक्टीरिया के रिलेटेड। तो ये भी ठीक है, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होता है और वही सिमिलर पाया जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, वही सिमिलर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो यही तो कॉमन फीचर है जिसके कारण बताता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो इवॉल्व हुए हैं किससे, क्लोरोप्लास्ट जो है वो इवॉल्व हुए हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया से। तो यूजुअली यही सब आ रहा है, ठीक है, यूजुअली क्या आ रहा है, यही सब आ रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे है इवॉल्व हुआ, क्योंकि उसमें भी सर्कुलर डीएनए है सिमिलर एज लाइक साइनोबैक्टीरिया जो एक प्रोकैरियोट है। तो ये हमें चीज बताती है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है इवॉल्व हुई हैं किससे, प्रोकैरियोट से, ठीक है। तो बेटा हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि एविडेंस वाला, उसके बाद का क्वेश्चन ये आता है द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचुरल सिलेक्शन रेफर्स टू। अब बेटा ये जो कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, इसका कहते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन में क्या मतलब है, मतलब क्या ये लेके आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा, पहली ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहली ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन है द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसिंग मोस्ट, the oldest individuals surviving and reproducing, the individuals that are most adapted to the environment reproducing more successfully, the strongest individuals surviving। तो क्या ऑप्शन है ये बताती है कि नेचुरल सिलेक्शन में जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है इसका क्या मतलब है। तो फिट है मतलब जो सबसे ज्यादा फिट, फिट किसमें,
इनटू द इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट है इसमें फिट, इसमें जो फिट है बेटा, जो इन्वायरमेंट है इसमें जो फिट है उसको कहते हैं फिट इनटू द इन्वायरमेंट। ठीक है। और इसमें जो जितना ज्यादा जो है मतलब फिट है मतलब अडेप्टेड है, अडेप्टेड। इसमें जो जितना भी अडेप्टेड है सबसे ज्यादा, वो जो बेटा फिट इनटू द इन्वायरमेंट में है, मतलब कि जितना ज्यादा कोई चीज अडेप्टेड है इन्वायरमेंट में, वो उतना ही बेटर क्या कर पाएगी, रिप्रोड्यूस कर पाएगी। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जितना फिट एनवायरनमेंट में अडेप्टेड है उसी का सर्वाइवल होगा, और वही जो है बेटर सर्वाइव कर पाएगा, उसी को जो नेचर फिर चूज करती है बेटर सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन है सी जो है वो राइट आंसर है, देयर इंडिविजुअल्स दैट आर मोस्ट अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट्स रिप्रोड्यूसिंग मोर सक्सेसफुली। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। उसके बाद आता है, इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन अराइजेस प्राइमरली थ्रू। तो कहते हैं बेटा, जो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो वेरिएशंस है बेटा, वो मेनली किस कारण आती हैं। ठीक है, जो पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस है नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के दौरान, वो किस कारण आती है, मेनली वेरिएशंस जो प्राइमरीली थ्रू अराइज करती हैं, कैसे। ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर पॉपुलेशन, तीसरा है इन्वायरमेंटल चेंजेस, और चौथा है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। क्योंकि देखो बेटा, नेचुरल सिलेक्शन में भी हमने कहा जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, तो वो म्यूटेशन से आएंगी, इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, तो उधर चेंजेस इन एनवायरमेंट जो है वो उनमें क्या लेके आएंगे, वेरिएशंस, जिससे क्या आएंगे, रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, वेरिएशन से। ठीक है, और दूसरा उससे उससे फिर क्या आएंगे, म्यूटेशंस आई ना, सडन चेंजेस आ गए, म्यूटेशंस आ गए, जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बन गए, तो एक दूसरे से कनेक्टेड आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, जिसमें कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन में जेनेटिक वेरिएशंस किसके कारण आती हैं, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण। उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज थ्रू। नेचुरल सिलेक्शन से बेटा जो नई स्पीशीज है बन पाती है, वो कैसे बन पाती है बेटा, तो हमने कहा कि न्यू स्पीशीज कैसे बनती है, कि जो पुरानी जो है ना बेटा, पुरानी जो है, क्या म्यूटेशंस का ही सिर्फ एक्यूमुलेशन होना चाहिए उसके लिए, बेनिफिशियल म्यूटेशंस का ही सिर्फ, ये गलत है। अलोन तो वैसे कहीं पे आ गया वो गलत। जेनेटिक ड्रिफ्ट का आ जाना, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्ज कर गई मतलब, तो ये आगे सिमिलर फंक्शन हो गए, तो नया कैसे बना कुछ। आइसोलेशन एंड डाइवर्जेंट, नई स्पीशीज बनने के आइसोलेट हो गई, मतलब कि ये जो थे पहले उससे ये वाली अलग हो गई, बिल्कुल आइसोलेट हो गई, अलग हो गई, आइसोलेट हो गई। ठीक है, जिसके कारण वो क्या कर पाए, डाइवर्ज कर गए, ऐसे आगे को जाके, पीछे से वो सेम थे, आगे डिफरेंट हैबिटेट्स होने के कारण वो डिफरेंट फंक्शंस में आ गई, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के कारण न्यू स्पीशीज बनती हैं, किसके कारण, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के कारण। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रोकैरियोट इज मोर लाइकली, प्रोकैरियोट जो है वो ज्यादा लाइकली है, एंसेस्टर है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कौन सा वाला है प्रोकैरियोट, जो माना जाता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के दौरान। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के दौरान जो प्रोटियोबैक्टीरिया है ना बेटा, जो प्रोटियोबैक्टीरिया है उसे माना जाता है कि या एंसेस्टर माना जाता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, प्रोटियोबैक्टीरिया को, माइटोकॉन्ड्रिया का। और जो साइनोबैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरियम, इसे माना जाता है एंसेस्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सी से साइनो, सी से क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटियोबैक्टीरियम को इसका एंसेस्टर माना जाता है, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमने देखना हो। उसके बाद आता है बेटा द ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, द ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, बिलीव टू हैव इवॉल्व, यूकैरियोटिक सेल को माना जाता है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो, ये ऐसे कहाँ से माना जाता है। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन है वो आता है कि पहला ऑप्शन है द एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ सेल फ्रॉम द वायरसेस, या फ्यूजन ऑफ टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है बेटा, इसका माना जाता है
ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम कर रहे हैं कि जो एवोल्यूशन है प्रोकैरियोटिक का, वो कहाँ से माना जाता है बेटा? तो बेटा द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज बिलीव टू हैव इवॉल्व। तो इसका आंसर जो है बेटा वो आता है कि हमें पता है, पहली बात तो हमें, हम बार बार ये चीज कहते आए हैं, पहले तो मेरी बात सुनिए, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है वो यूकैरियोटिक के अंदर जो है बने होते हैं। वो कहाँ से, कि जैसे प्रोकैरियोटिक ही आया था, प्रोकैरियोटिक ही उनके अंदर जो है वो उसमें चेंज हो गया, इवॉल्व हो गया। तो बेटा अगर यूकैरियोटिक के अंदर वो चीजें हैं, अंदर वो चीजें हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके कोई चीज खाता है उसके अंदर जाती है तभी ना। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, एनगल्फमेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल बाय एन एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल। तो उसकी बॉडी के अंदर गए, अंदर जाके वो किस में कन्वर्ट हो गए, माइटो में और क्लोरोप्लास्ट में, और फिर वैसे ही रहने लगे। तो ये ओरिजिन यूकैरियोटिक का बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द एनगल्फमेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स बाय द एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है बेटा, ये आगे बात समझ। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Which feature of mitochondria supports the endosymbiotic theory of eukaryotic cell evolution? ठीक है, तो कहते हैं कौन सा इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया का फीचर है जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है यूकैरियोटिक सेल एवोल्यूशन की, इसको जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स होते हैं सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, या फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया में लीनियर डीएनए होता है जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के सिमिलर होता है, यहाँ आता है माइटोकॉन्ड्रिया आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ से इस इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है जो सही है? तो बेटा ऑप्शन ए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम होता है जो प्रोकैरियोट्स के सिमिलर होता है 70S। तो ये सिमिलैरिटी दिखा रहा है प्रोकैरियोट की तरह। तो ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो एवोल्यूशन बताते हैं यूकैरियोटिक सेल एवोल्यूशन का, तो वो यही तो बताती है कि ये प्रोकैरियोट से बने हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the key or piece of evidence that the chloroplast evolved from the cyanobacteria? अब वही फिर से आ गया एवोल्यूशन पे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइनोबैक्टीरिया से ही बनता है। इसका की फीचर क्या है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है बेटा वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिंथेसाइज कर सकता है अपना एटीपी विदाउट सनलाइट। नहीं, ये तो नहीं बनता कोई रोल। क्लोरोप्लास्ट का माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सिम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेशन ही तो इसका यही था, क्लोरोप्लास्ट कंटेन सर्कुलर डीएनए। हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, वही सिमिलर आ गया था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। उसके बाद अब आता है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल मोस्ट लाइकली इवॉल्व टू। कहते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होना यूकैरियोटिक सेल्स में, तो ये मोस्ट लाइकली जो है इवॉल्व हुई है टू क्या करने के लिए? अलो करने के लिए सेल डिवीजन को। ठीक है, अलो करने के लिए इजियर सेल डिवीजन को, या कंट्रोल करने के लिए क्या, फ्लो ऑफ आइंस को, या सेपरेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ट्रांसलोकेशन, या प्रोटेक्ट करने के लिए सेल को फ्रॉम द हार्मफुल सेल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो क्या इसका आंसर आएगा बेटा? तो बेटा इसका ये है कि जब न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूक्रियोट्स में बनी, तो हमें पता है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक अलग है। डीएनए से एमआरएनए बनना ये होगा इसके अंदर, और ट्रांसलेशन जो है ये होता है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स करते हैं मिलके। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को ट्रांसक्रिप्शन से सेपरेट करने के लिए जो है मेन प्रेजेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इवॉल्व हुई है। ठीक है, क्योंकि स्पेशल सेपरेशन होगी तो क्या इंश्योर होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में हो, और ट्रांसलेशन जो है एमआरएनए के प्रोटीन में वो एक डिफरेंट कंपार्टमेंट में हो, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हो, इसीलिए। ठीक है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में और बेटर एफिशिएंसी के साथ हो। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा अब अगला कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ की इवेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, की जब यूकैरियोटिक सेल ने एवोल्यूशन की थी तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है बेटा कि कौन सी चीज है ऐसे माना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है बेटा कि जो किया जाता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, की फीचर नहीं है? तो सबसे पहले इसका आता है द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, फिर आता है द एक्विजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर्स, फिर आता है लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन चारों में से देखा जाए तो पहले का मतलब है कि न्यूक्लियर एनवेलप का बनना, क्या इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी यूकैरियोटिक सेल बनने में? मुझे तो पूरी दिख रही है, क्योंकि फर्क ही यही था, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और उसमें होती है, तो ये तो नहीं है।
एक्यूजिशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकेरियोट्स में होती हैं, तो ये भी नहीं, इसका होना क्या कोई फर्क नहीं दे रहा, दे रहा है। डेवलपमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर्स, तो राइबोसोम्स जो हैं ये तो दोनों में थे, प्रोकैरियोट्स में भी और वो भी, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लॉस होना ना होना, इसका कोई रोल नहीं है, नो रोल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल है, दोनों में होती है, नो रोल, तो ये ऑप्शन है, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन इन द एवोल्यूशन ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। उसके बाद आता है बेटा कि एक्विजिशन ऑफ ऑर्गेनेलिज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट थ्रू द एंडोसिम्बायोसिस मोस्ट लाइकली प्रोवाइडेड द अर्ली यूकेरियोट्स विद एन एडवांटेज इन, अब कहते इसका मतलब है कि अर्ली यूकेरियोट्स जो एंडोसिम्बायोसिस से बने थे उनमें जो ऑर्गेनेलिज आई थी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उन्होंने क्या एडवांटेज दी थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर है तो और क्लोरोप्लास्ट उनमें बन गया अर्ली यूकेरियोट्स में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के द्वारा, तो क्या इंपॉर्टेंस आ गई, क्या एक्स्ट्रा चीज आ गई, एडवांटेज किस में आ गई, प्रोटीन सिंथेसिस एंड आरएनए प्रोसेसिंग में नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन रिपेयर में, सेलुलर डिवीजन स्ट्रक्चर में, या फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो बेटा अगर क्लोरोप्लास्ट हुआ तो वो फोटोसिंथेसिस में, माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा और एटीपी की प्रोडक्शन करेगा, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है तभी तो वो करेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। उसके बाद आ गया बेटा, उसके बाद क्या आता है, द डेवलपमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस विच अलाउड सेल्स टू एनगल्फ अदर ऑर्गेनिजम्स वाज क्रूशियल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ, बेटा ये बार बार यही आ रहा है, एंडो एनगल्फ किया, अब एनगल्फ किया अगर, तो एनगल्फ करके वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही तो बना रहे थे, तो क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की एवोल्यूशन हुई है एनगल्फ करने से अदर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ करने से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बन गए यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो इसमें उसने हेल्प की। उसके बाद आता है बेटा अब, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट सपोर्ट फॉर द थ्योरी दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर वंस फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, कहते निम्नलिखित में से कौन सी चीज बेस्ट सपोर्ट करती है इस थ्योरी को कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसी टाइम पे फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, फ्री लिविंग थे वो नेचर के, मतलब प्रोकैरियोट्स थे, ये कौन सी चीज है जो इसके बारे में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो सबसे जो पहला ऑप्शन है बेटा, ठीक है, सबसे जो पहला ऑप्शन है इसमें कि बोथ आर फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल, क्या ये है वो थ्योरी, या फिर बोथ कंटेन सर्कुलर डीएनए दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द होस्ट सेल्स डीएनए, बोथ आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और बोथ ऑर्गेनेलिज हैव अ न्यूक्लियर एनवेलप, तो बेटा अगर हम पढ़ें दोनों को यूकेरियोटिक में पाया जाता है ये तो है, लेकिन इसका प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं इसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, दोनों में सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है दोनों में, जो कि डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है फ्रॉम द होस्ट सेल डीएनए, जो कि होस्ट के सेल के डीएनए से डिफरेंट है, ये ऑप्शन सही है, लग रही, आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों इवॉल्व नहीं, क्लोरोप्लास्ट कब से होने लगा प्रोटीन सिंथेसिस में, या माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ ऑर्गेनेलिज हैव अ न्यूक्लियर एनवेलप, नहीं, इन दोनों का अपना न्यूक्लियर एनवेलप क्यों होगा, इनमें तो अपना डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, तो यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि इनका अपना सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, जो ये शो करता है कि ये किसी टाइम पे फ्री लिविंग प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद आता है अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो है वो प्राइमरीली किस पे रिलाई करती है, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है बेटा वो प्राइमरीली किस चीज पे रिलाई करती है, तो ये क्वेश्चन आता है कि पहला ऑप्शन है स्पीशीज फिक्स्ड हैं और चेंज नहीं होती, ठीक है, इंडिविजुअल्स जो एक पॉपुलेशन के अंदर है वो वेरी करते हैं इन देयर ट्रेड्स, द इन्वायरमेंट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ऑल इंडिविजुअल्स इन इन्वायरमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, होता है, स्पीशीज फिक्स नहीं होती कभी भी, चेंज ना करें ऐसा हो सकता है, वेरिएशंस आती हैं, ऑल इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, नहीं, जेनेटिकली आइडेंटिकल सारी स्पीशीज होती है, नहीं, बल्कि एक जो वेरिएशंस होती हैं स्पीशीज के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होती हैं, वेरी करती हैं वो ट्रेड्स में, मतलब वेरिएशंस होती हैं, ये माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, Which one of the following was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? निम्नलिखित में से कौन सी चीज है जो डार्विन और वेलिस ने मिलके ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए प्रपोज की थी, ठीक है बेटा, तो इसमें आता है बेटा कि
सबसे जो पहला पॉइंट है वो आता है कि क्या वेरिएशन आती है, वेरिएशन से फिर नेचुरल सिलेक्शन होती है, फिर ओवर प्रोडक्शन, फिर कॉन्स्टेंसी पॉपुलेशन साइज की आती है। नहीं, ये तो नहीं है लग रहा। पहले होती है ओवर प्रोडक्शन, वो कहते हैं, उसके कारण आती है वेरिएशन, क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया, फिर उनमें बदलाव आएंगे, वेरिएशंस आएंगी, फिर पॉपुलेशन की कांस्टेंसी, फिर नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगी। ये राइट लग रहा है। वेरिएशन पहले आएगी फिर कांस्टेंसी नहीं, फिर आता है, और उसके बाद ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन कांस्टेंसी पहले नहीं, पहले वेरिएशंस आएंगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं, ऑप्शन नहीं नहीं, पहले कांस्टेंसी आएगी फिर वेरिएशन, क्योंकि ओवर पॉपुल एक मिनट, एक मिनट। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन। कि जब ऑफस्प्रिंग्स जो हैं ओवरली प्रोड्यूस हो जाएं, ऑफस्प्रिंग्स मतलब यंग वंस जो हैं, हद से ज्यादा मोर ऑफस्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं देन सर्वाइव। जितने सर्वाइव कर पाए उससे हद से ज्यादा जो है वो क्या करें, वो प्रोड्यूस हो जाएं। ठीक है। दूसरा बात आ गया, जिसके कारण क्या आ गया, जिसके कारण उसके बाद आता है कॉन्स्टेंसी की हाई। ठीक है, रिप्रोडक्टिव रेट्स के होने के कारण भी नेचुरल पॉपुलेशन रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि एक देखो, लिमिटेड क्या होंगे हमारे पास, रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज है ना बेटा हमारे पास। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण ये जो हाई पॉपुलेशन की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये फिर भी क्या रहती है, स्टेबल रहेगी थोड़ी। लेकिन हमारे पास लिमिटेड है रिसोर्सेज, उन्होंने कहा लिमिटेड है रिसोर्सेज, जिसके कारण क्या होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंपटीशन होने लग पड़ेगा, स्ट्रगल होने लग पड़ेगा उनको रिसोर्सेज को लेके। क्या उनमें क्या होगा, उनमें स्ट्रगल। ठीक है। उसके बाद फिर जिसके कारण क्या आ जाएंगी, इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन के बीच हैं उनमें वेरिएशंस आनी शुरू हो जाएंगी। और कुछ तो वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो इनहेरिट होती हैं, आगे पास ऑन हो जाती हैं, इनहेरिटेड होती हैं, हेरिटेबल है मतलब। और लास्ट फिर आता है जिससे फिर इंडिविजुअल्स जो फेवरेबल वेरिएशन वाले हैं ना, जो फेवरेबल वेरिएशन वाले वो सिलेक्ट होते हैं, नेचर उनको कंजर्व कर लेती है, वो सर्वाइव ज्यादा कर पाते हैं। तो ठीक है, पहले क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन, फिर कॉन्स्टेंसी, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। फिर वेरिएशंस, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज तो उतना ही रहेगा क्योंकि रिसोर्सेज मिनिमम है। ठीक है ना। अब आएगा इंडस्ट्रियल मैलानिज्म। हम ये पढ़ते थे ना मोथ्स वगैरह का समथिंग, या इंडस्ट्रियल मैलानिज्म, तो ये क्यों आता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसकी। तो ये जो है मोथ्स अपना कलर चेंज कर लेते थे, क्योंकि जब पोल्यूशन ज्यादा हो जाता था तो लाइकन्स पोल्यूशन में नहीं रह सकते, तो वो ट्री ट्रंक से क्या कर जाते थे, रिमूव हो जाते थे, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती थी, जिनके कारण जो पहले उस लाइकन के कलर के तरह के होते थे, फिर बाक नजर आ जाती थी। बाक जो है अब बियर हो गई, लाइकन्स नहीं रहे, नो लाइकन्स, तो अब उस पे वो नजर आते थे, फिर उन्होंने कलर चेंज कर लिया, अडेप्टेशन आ गई धीरे धीरे। तो डिफेंसिव अडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ड्रग रेजिस्टेंस, डायरेक्शनल सिलेक्शन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, या प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द ड्रोन। तो बेटा ये स्मोक जो आती थी ना इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रियल है ना क्योंकि, तो वो आती थी, उससे पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन हुआ, तो जिससे जो लाइट कलर्ड माउथ है, लाइट कलर्ड, ये क्योंकि नो लाइकन्स, लाइकन्स के कारण ये छुप जाते थे, अब लाइकन्स नहीं है तो लाइट माउथ विजिबल हो गए, अब ये दिखने लग पड़े। जब लाइट कलर्ड मोथ्स जो है विजिबल हो गए, दिखने लग पड़े, तो प्रॉब्लम हो गई। फिर क्या हुआ, अब मैकेनिज्म ये आया, उन्होंने लाइकन्स को किल कर दिया, तो जिससे डार्क कलर्ड मोथ्स है ना, वो इंक्रीज हो गए, और ये लाइट कलर वाले विजिबल हो गए, तो फिर ये कम हो गए, डिक्रीज हो गए। ठीक है बेटा, ये था तो एक डायरेक्शनल सिलेक्शन हुई, किसके कारण, स्मोक जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होती है उसके कारण। उसके बाद आते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन विच शो सिमिलैरिटी इन फंक्शन में नहीं होती, इनके फंक्शन में नहीं होती, इनके अपीयरेंस में हो गई, ओरिजिन में, ओरिजिन में, क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं ये कॉमन एंसेस्ट्री, होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, मतलब पीछे से इनके पूर्वज जिससे ये बने हैं वो सेम है, कॉमन एंसेस्टर्स ये शो करते हैं, तो मतलब ये अपना ओरिजिन सेम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ओरिजिन, ओरिजिन अपना सेम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अब नेक्स्ट, द अकरेंस ऑफ एंडेमिक, द अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इन, जो अकरेंस है बेटा एंडेमिक स्पीशीज की साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो बेटा ये किसके कारण हुई है, ये वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो अकरेंस है बेटा एंडेमिक स्पीशीज की, किसके कारण हुई है बेटा। तो अब हम पूछ रहे हैं
तो बेटा क्या आ रहा है, अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इज ड्यू टू। अब ऑप्शन आती है कि जो अकरेंस है साउथ एंडेमिक स्पीशीज की साउथ अमेरिका में और किसमें, ऑस्ट्रेलिया में, ये किसके कारण है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है बेटा। तो बेटा सबसे पहले जो एंडेमिक स्पीशीज हैं वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है बेटा। तो ये क्या होंगी, वो स्पीशीज होंगी जो एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीशीज। दूसरा भी आंसर आता है इसकी, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, एक्सटिंक्शन ऑफ दीज फ्रॉम द रीजंस, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। ठीक है। दूसरा है नो टेरेस्ट्रियल रूट टू दिस प्लेसेस या रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, इन स्पीशीज का दूसरे किसी रीजन्स में से एक्सटिंक्शन हो जाना, क्या ये आंसर है। या फिर कॉन्टिनेंट्स का सेपरेशन इनका आंसर था, या टेरेस्ट्रियल रूट इन जगहों पे तक ना, रास्ते जो जमीनी रास्ते हैं वो नहीं थे इसलिए ये और कहीं और नहीं फैल पाए, क्या ये रीजन है। या रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन कि वक्त के साथ ही कम होते गए एरिया से तो कुछ एरिया में रह गए बस। बेटा इसका मेन आंसर है कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। ठीक है, क्योंकि जब कॉन्टिनेंट्स जो थे, महाद्वीप, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट थे। ठीक है, क्योंकि ये किसका पार्ट थे एक टाइम पे, गोंडवाना लैंड का, जो बड़ा एक था गोंडवाना लैंड का, उन्हीं का ये कॉन्टिनेंट्स हिस्सा थे ये दोनों, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाद में ये क्या हुए एक दूसरे से, गोंडवाना लैंड थी ये, मान लीजिए, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको, इसका मतलब ये था कि गोंडवाना लैंड ये तो था, ठीक है, साउथ में, ये था गोंडवाना लैंड। एक टाइम पे ये उसी का दोनों पार्ट थे, गोंडवाना लैंड। बाद में ये टूट गए दो हिस्सों में, एक बन गया साउथ अमेरिका और एक बन गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फिर ये ड्रिफ्ट अवे होते रहे, ड्रिफ्टेड अवे, दूर दूर जाते रहे, मतलब दूर दूर जाते रहे, पीछे पीछे होते रहे, दूर दूर जाते रहे। जिसके कारण अब क्या हो गया बेटा, देखो, दूर दूर जाते रहे, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है, ये ड्रिफ्ट अवे होते रहे, दूर 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 जाते रहे, जिसके कारण इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, अब नो, ये आइसोलेट हो गए एक दूसरे से, आइसोलेट हो गए, आइसोलेटेड लैंड मासेस बन गए कि एक जो मिट्टी का एक टेरेस्ट्रियल लैंड है वो इस तरफ और एक इस तरफ हो गया, दूर दूर ड्रिफ्ट हुए हो गए, इनके बीच में डिस्टेंस आ गया, आइसोलेट हो गए एक दूसरे से। तो जिसके कारण जो स्पीशीज थी वो साउथ की इधर रह गई, ऑस्ट्रेलिया वाली इधर ही हो गई। ठीक है, सो देवर कट फ्रॉम द ग्लोबल जीन पूल, दुनिया से दूर हो गए। ठीक है, जिसके कारण इनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसी में रहने लग पड़े, तो यही वन ऑफ द रीजन था। ठीक है, उसके बाद आता है द अकरेंस ऑफ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच फॉलोइंग substances have appeared during the course of evolution of life on earth। तो बेटा इसका आंसर जो है, हम ना वो करते थे, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट हो गया या समथिंग ऐसे हो गया, तो उसमें भी हम करते थे कि प्रिमिटिव में सबसे पहले क्या बने। तो बेटा इसमें जो है सबसे पहले बना था अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया बना था, क्योंकि नाइट्रोजन थी और हाइड्रोजन था एटमॉस्फेयर में, ये मिलके बना पहले अमोनिया। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट हम करते थे ना, उसमें ये बताया था पहले अमोनिया। अमोनिया आगे रिएक्ट होके अमाइनो एसिड्स बने, क्या बने, अमाइनो एसिड्स बने बेटा, जैसे ट्रिप्सिन, लाइसिन, ये बने। उसके बाद अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके कहा जाता है, प्रोटीन्स का, तो अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बन गए, प्रोटीन्स बन गए। उसके बाद बेटा प्रोटीन से आगे क्या बने, न्यूक्लिक एसिड्स, क्या बने, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए ऐसे बने। तो सबसे पहले ये अमोनिया, फिर अमाइनो एसिड, फिर प्रोटीन, और फिर क्या बन गए बेटा, फिर बन गए न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अब विच, इन विच कंडीशन द जीन रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी स्पीशीज, किस कंडीशन में, क्या वो सेक्सुअल सिलेक्शन है, क्या वो रैंडम रेटिंग है, क्या वो जीन फ्लो है, या म्यूटेशन है, किस रैंडम मेटिंग के दौरान बेटा जो जीन रेशियो है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे कोई भी स्पीशीज हो। कंडीशन मानी जाती है कि रैंडम रेटिंग के दौरान, रैंडम मेटिंग के दौरान जीन रेशियो कांस्टेंट होती है, फॉर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन, फॉर एनी स्पीशीज। ठीक है, तो ये एक राइट आंसर हो गया। उसके बाद बेटा हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ pangenesis shows similarity with the theory of inheritance of acquired characters, then what will be the correct according to it। कहते, जो डार्विन की जो थ्योरी है पेंजेनेसिस की, वो सिमिलैरिटी शो करती है विद द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, देन व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू, करेक्ट ऑप्शन क्या होगी फिर। तो बेटा सबसे पहले है यूजफुल ऑर्गेनिजम्स, जो है वो कहते हैं यूजफुल ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं एंड डेवलप्ड
स्ट्रोंग बिकम स्ट्रोंग एंड डेवलप्ड वाइल यूजलेस ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये ऑर्गन्स हेल्प करते हैं सर्वाइवल में। ओके, ये पॉइंट देख लेते हैं एक। उसके बाद साइज ऑफ ऑर्गन्स इंक्रीज विद एजिंग, नहीं ये भी नहीं लग रहा, इसको देखते हैं अभी हम क्वेश्चन मार्क। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इज ड्यू टू द विल पावर, नहीं अपनी विल पावर के कारण थोड़ी होती है डेवलपमेंट। देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिक इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आंसर सही है बेटा। डार्विन की पेंडेंसिस थ्योरी और जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ये था कि कुछ क्या कुछ बेसिस होने चाहिए, देयर शुड बी बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी होना चाहिए। कि चेंजेस जो बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर में आते हैं वो इनहेरिट हो सकते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये कहते थे कि कुछ फिजिकल बेसिस होते हैं इनहेरिटेंस के। मतलब जो इनहेरिटेंस होती है, मतलब कुछ करेक्टर्स का पेरेंट्स से बच्चे में जाना, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसमें जाना, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाना, तो उसमें जो इनहेरिटेंस ये जो हो रही है, ये कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, जो फिजिकल चेंजेस हैं वो भी इनहेरिट होते हैं, मतलब ये था। ठीक है, बॉडी के जो कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स में बदलाव आते हैं वो भी जो है बेटा ऑर्गेनिज्म की लाइफ के दौरान जो फिजिकली चेंजेस आते हैं वो भी इनहेरिट होते हैं, ये दोनों का कहना था। ठीक है, उसके बाद है गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स, कुछ ना एजेस के नाम भी पूछे जाते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स वगैरह के अकॉर्डिंग। तो जियोलॉजिक एज ऑफ रेप्टाइल्स या गोल्डन एज डायनासोर्स की किसे कहा जाता है बेटा, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीजोजोइक एरा। किसको, मीजोजोइक एरा को कहा जाता है बेटा, मीजोजोइक एरा को गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स या एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो मनुष्य जो हम हैं, इंसान है, मैन है, आदमी है, उसका क्लोजेस्ट रिलेटिव माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चिंपैंजी, सेकंड ऑप्शन है गोरिल्ला, थर्ड ऑप्शन है ओरेंगुटन और फोर्थ है गिबोन। ठीक है, तो इनमें से चिंपैंजी को हमारा सबसे क्लोज रिलेटिव माना जाता है। अगर आपको याद हो, हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि चिंपैंजी और ह्यूमंस के इकट्ठे के जो कॉमन एंसेस्टर्स जो थे, जो पीछे से क्वेश्चन ऐसे आया था। ठीक है, क्लोजेस्ट रिलेटिव माना जाता है इन्हीं। ठीक है, क्योंकि इनका जो कहा जाता है 98.8% जो है ना बेटा, डीएनए शेयर करते हैं ये अपना, 98.8% डीएनए शेयर करते हैं। उसके बाद आता है अब बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट किन सिलेक्शन। वर्कर बीज किन सिलेक्शन, ये हमने पहले भी किया था बेटा कल भी, कि किन सिलेक्शन में क्या होता है। ए, वर्कर्स बीज जो है फॉर्जिंग रिप्रोडक्शन टू हेल्प द क्वीन प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स। कहते वर्कर बीज भी जो है रिप्रोडक्शन करती है, ताकि क्वीन फॉरगोइंग करती है रिप्रोडक्शन में, वो भी पार्टिसिपेट करती है ताकि वो क्वीन की हेल्प कर सके कि और बच्चे पैदा करे। नहीं, ये नहीं होगा, ये भी है हाँ। अच्छा, अकेला इसी का नहीं है, लेकिन और पढ़ते हैं। मेल लाइन्स, जो मेल लाइन्स हैं बेटा, मेल लाइन्स जो हैं वो क्या करते हैं बेटा, कोलिशंस बनाते हैं अपने में, ताकि अनरिलेटेड विद अनरिलेटेड मेल्स टू टेक ओवर अ प्राइड। और दूसरी अपने अपने छोड़ के मेल लाइंस जो है दूसरे जो अनरिलेटेड मेल्स हैं उनके साथ भी क्या करते हैं, कोलिशन में आ जाते हैं, ताकि वो एक पूरे प्राइड मतलब ग्रुप ऑफ लाइंस को टेक ओवर कर सके। नहीं, ये तो नहीं। फीमेल ग्राउंड स्क्विरल्स गिविंग अलार्म कॉल्स व्हेन प्रेडेटर्स आर नियर। ठीक है, तो बेटा करेक्ट ऑप्शंस जो इनमें है ना बेटा किन सिलेक्शन में, वो है ए और सी। वेम्पायर्स बैट शेयरिंग ब्लड मील्स मिल द अनरिलेटेड, नहीं। एक तो पहले क्या करेंगे, कहते हैं किन सिलेक्शन में क्या होता है, फीमेल ग्राउंड, औरत फीमेल वाली जो ग्राउंड पे स्क्विरल्स हैं वो क्या करेंगी, फीमेल ग्राउंड स्क्विरल्स टिपिकली क्या करती हैं, नेटल ग्रुप्स में रहती हैं और फीमेल रिलेटिव्स के नियर द, फीमेल के जो रिलेटिव्स हैं उनके पास रहती हैं, और वो क्या करती हैं जब किसी प्रेडेटर्स को महसूस करती हैं ना कि आ रहा है, तो अलार्म कॉल्स देना शुरू कर देती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जिससे क्या होता है वो अलार्म कॉल्स देती हैं, तो वो क्या होता है अपने किन को बचाती हैं, किन को सेव कर लेती हैं फ्रॉम द प्रेडेटर, अलार्म कॉल्स देके। और वर्कर बीज में क्या होता है, जो बीज बीज के केस में क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, वर्कर जो है वो क्लोज रिलेटेड है क्वीन के बच्चों के साथ, उनको क्वीन को वो हेल्प करके उनकी मदर को रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के दे सके, वो क्या करती हैं कि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाती हैं। क्वीन को वो हेल्प करती हैं रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ताकि आगे बच्चे और से और ज्यादा प्रोड्यूस हो और सर्वाइवल चांसेस जो है वो बढ़े। ठीक है, तो किन सिलेक्शन, ताकि बच्चों को कैसे बचाना है, किन की सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यही था। सो दिस वॉज इट, आज की क्लास में इतना ही बच्चों, और होप है कि आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो इससे हम खत्म करते हैं क्लास को। सो थैंक यू सो मच, एंड आगे की क्लास को जो है ऐसे ही जारी रखेंगे।